रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं और तामीरी प्रोग्रामों के अंदर अब एक नया सिलसिला शुरू किया जो कि सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम्स, क्योंकि अब तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं। बुनियादी बात यह कि हमें इस मुल्क की मईशत को आगे लेकर चलना है। एक अच्छा लॉन्च पैड पाकिस्तान को मिल गया है। वेस्ट के साथ हमारे स्ट्रेटिजिकली अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, मशरिक़ वस्ता के साथ हमारे स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गए हैं और ताल्लुकात भी क्रिएट हो गए हैं। पाकिस्तान को बहुत सारी मराहत भी मिल चुकी हैं। इसके साथ साथ जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि गवादर को भी एक प्रोमिनेंट पोजीशनिंग मिल गई है, क्योंकि बराबर में चाबहार जो है उसके ऊपर एम्बार्गोज लगा दिए गए हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। तो अब इस खित्ते के अंदर गवादर ही गवादर होगा। स्टेट्स ऑफ हुर्मुज़ को भी जो फेस करेगा गवादरी करेगा। बाकी दूसरे लोगों के चैप्टर सब के क्लोज़ हो चुके हैं। अच्छा, इंडिया का चैप्टर बड़े बुरे तरीके से क्लोज़ हो चुका है और इंडियन रुपी जो है बड़ी जल्दी क्लाइम कर रहा है। इंडिया में हमारे देखने वाले लोग, क्योंकि आपको पता है मेरा अकेला प्रोग्राम है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो इंडिया में हमारे लोगों को बहुत मिर्चें लग रही होंगी इंडिया के लोगों को, क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि इस वक्त इंडियन रुपी के बारे में मैं आपको एस्टिमेशन करके बताता हूँ। ये 150 गया आराम से, इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट में 150 गया। और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब इनके साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो 250 रुपया कहीं नहीं गया। मैं आपको सही बताया, हमारा मजाक उड़ाते थे ना, हमारे पाक रुपी का मजाक उड़ाते थे धर्मेंद्र, गौरव, किट्टू। आप देखना तुम लोगों का अपना रुपया जो है ना ये 250 रुपया डॉलर पे जाएगा, देख लेना आप। अब हम हंसेंगे, अब हम तमाशा बनाएंगे। यकीन करो क्रिकेट के अलावा हर मैदान में तुम लोगों को हराएंगे हम। क्रिकेट वालों का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हमारी टीम थोड़ी कमज़ोर है, उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, सॉरी। क्रिकेट के अलावा हर मैदान में तुम्हें हराएंगे। जहाज भी 6 गिराए, हमारे 6-0 किया है। वो क्रिकेटर हमारा 6-0 कह रहा था, वो खुद खेल लेता तो अच्छा हो जाता। वो क्रिकेट खेल भाई, दूसरों को हमारे कितने जहाज गिराए ये नहीं गिनवा। लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, बस अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो ये भी है कि क्रिकेट के अंदर भी हम हरा देंगे। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अफीफ साहब, आपको वेलकम करते हुए मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि अब पाकिस्तान को चूँकि लॉन्च पैड मिल गया है, इसके बाद अब तवीलुल मुद्दती मुआशी पॉलिसी यानी लॉन्ग टर्म इकनॉमिक पॉलिसी बनाने का टाइम आ चुका है। आपके क्या कमेंट्स हैं इसके बारे में? देखिए, हमारे तो हमेशा जो है ना वो गवर्नमेंट से ये मुतालबात रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी दो अलग अनाउंस करें। हम बिजनेसमैनों को हमें ये तो पता हो कि अगले 5 साल हमने आगे टैक्सेशन को, इंटरेस्ट रेट को किधर देखना है, हम आगे अपनी ग्रोथ को किस तरह अलाइन कर सकते हैं विद द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। मुझे हर साल बैठ के बजट देखना होगा, हर साल पता करना होगा कि यार अब टैक्सेशन क्या होनी है, अब इंटरेस्ट रेट कहाँ चले जाएगा, तो हम बिजनेसमैन कभी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अब एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की ज़रूरत है। जो हम पहले एक बड़े ही मुश्किल वक्त से गुजरे, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट के चांसेस थे, फिर अलग अलग मसले थे, इन सब को अब पीछे छोड़ते हुए जब हम एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट के अलावा आपका इन्फ्लेशन की लेवल भी ये लोग कह रहे हैं कि हमने मैनेज कर ली है। इन्फ्लेशन को देखिए काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, आपकी अब जीडीपी की ग्रोथ की तरफ हमें जाना होगा। हमने सारी मुश्किलात से हम बाहर निकल आए हैं। हम जो है वो अगर रेमिटेंस को इंक्लूड कर लें तो हम बहुत महीनों में सरप्लस में भी थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब बहुत ज़रूरी है कि आप बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस दें। जब तक बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप अपने आगे के फ्यूचर के टारगेट्स मैच नहीं कर पाएंगे, आप नहीं मीट कर सकेंगे टारगेट्स। जब तक बिजनेसमैन को एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक एक बिजनेसमैन एक अच्छी सोच के साथ और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेगा। देखें, आज भी पाकिस्तान में वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेशन या कॉर्पोरेट टैक्सेशन, उसके बावजूद कंपनियां परफॉर्म कर रही हैं, लोग कमा रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है हमारे यहाँ। हम सब ये भूल जाते हैं कि हम 25 करोड़ की आवाम है, 250 मिलियन की आवाम है, हमारे पास डिमांड की कमी नहीं है। हमें एफिशिएंट सप्लाई चाहिए, हमें एफिशिएंट प्रोडक्शन चाहिए। एफिशिएंट प्रोडक्शन लेटेस्ट मशीनरी से, लेटेस्ट जो है वो आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस से आती है। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन रोज़ाना इन्फ्लेशन, टैक्सेशन और इन इंटरेस्ट रेट के मामला में फंसे रहेंगे तो हम कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे नई मशीनरी में, नए प्रोसीजर्स में। हम बाहर से ट्रेनिंग के लिए लोगों को बुलाएं कि हमारी लेबर को एफिशिएंट बनाएं। अच्छा, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तभी अच्छी होगी जब मुल्क के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
देखिए डेफिनेटली आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने कितनी आवाज़ें उठाई कि आप बिजनेसमैन के लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आपके लिए बिजनेसमैन अट्रैक्ट हो कि हाँ यार मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने हैं। आज अगर हम बैठे हुए हैं तो हमने अगर किसी को कन्विंस करने हैं, उसके पास 3 अलग अलग मुल्क हैं कि यार मैं इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो वाई पाकिस्तान? we have to prove him, we have to convince him कि भाई why is Pakistan the best opportunity, why is the Pakistan best place to invest। और उसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि 250 मिलियन लोगों की हमारे पास पॉपुलेशन है। डिमांड इज नो प्रॉब्लम फॉर अस, बट एफिशिएंट प्रोसीजर्स, एफिशिएंट प्रोडक्शन, एफिशिएंट लेबर, इसके ऊपर काम करना होगा, हमें अपने आप को बेहतर करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट लाएं। लेकिन अगर आप ऐसे रूल्स निकाल देंगे कि जी आपकी टैक्सेशन में मसला हुआ तो आके डायरेक्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको बगैर पूछे आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे, तो इससे बिजनेसमैन इन्वेस्टर डिस्करेज होता है। इससे उसको लगता है कि यार हमें तो चोर बना के प्रेजेंट किया हुआ है कि हल्की सी भी गलती हुई तो हम इसको उठा के जेल में डाल देंगे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, तो आप एंटी बिजनेस एनवायरनमेंट ला रहे हैं कि यार जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने भी वाला था वो भी हो जाए। आज टैक्सेशन की आप बोलते हैं आप डायरेक्टर्स को, सीईओ को, सीएफओ को करेंगे, टैक्सेशन में डायरेक्टली खुद तो नहीं भरता ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें किसी से भी ह्यूमन एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप बोले नहीं जी मैं सीईओ और डायरेक्टर और ओनर्स को अरेस्ट कर लूंगा, ये टोटली गलत है। आपको पाकिस्तान को बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को और अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए, वहां पे टैक्स रिलीफ दें, वहां पे मशीनरी की इंपोर्ट के ऊपर आप ड्यूटी की रिलीफ दें। आपने जो प्रपोजल दी है इसी के ऊपर मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि देखें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए आप ईपीज़ेड बनाते, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ये ईपीज़ीज़ उस क्वालिटी, उस मयार और उन फैसिलिटीज़ के हिसाब से नहीं है जो दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। मेरे ख्याल से कराची को एक नया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मिलना चाहिए जिसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए और जिसमें एग्जेम्पशंस भी ज़्यादा होनी चाहिए और बेहतर रेगुलेटेड होना चाहिए। और मेरे ख्याल से सिटी में अभी भी ऐसी जगह मौजूद हैं और बड़ी अच्छी जगहों पर मौजूद हैं जहाँ पे अच्छे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन तैयार किए जा सकते हैं। मेरी देरीना ख्वाहिश भी है और मुतालबा भी है हुकूमत से कि एक नया स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाए जिधर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को फैसिलिटीज दी जाएं। मेरा ऐसा ख्याल है। आप पता नहीं आप थोड़ी चीज और ऐड करूंगा। गवर्नमेंट जब ऐसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए तो उसके अंदर वो एम्फसाइज करे, चाहे रूल बना दे कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगने, हम प्रोडक्ट बना के वैल्यू ऐड करके फिर एक्सपोर्ट करें। अभी आपका जो ईपीजेड है उसमें मेजॉरिटी लोग कौन बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं जो रिसाइकिल्ड क्लोथ्स का काम कर रहे हैं। वो बाहर से पुराने कपड़े मंगवाते हैं, उसकी क्लीनिंग करके, वॉशिंग करके और फिर उनको अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। कोई गलत नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम इंपोर्ट करें, प्रोसेस करें और एक्सपोर्ट करें। वी हैव टू फोकस कि हम मैन्युफैक्चर करके वैल्यू ऐड करके उसको एक्सपोर्ट करें। देखिए वैल्यू एडिशन पे हमें बड़ा फोकस करना पड़ेगा। हमने आज तक फिशरीज में वैल्यू एडिशन नहीं की, हमने अपनी मीट की इंडस्ट्री पे वैल्यू एडिशन नहीं की, हमने अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर वैल्यू एडिशन नहीं की। आज भी आपका आम ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है, कीनू एक्सपोर्ट हो रहा होता है, उसका पल्प बना के, उसके जूसेस बना के अगर हम एक्सपोर्ट करें, जो 1-2 कंपनीज ने स्टार्ट किए और उनको दुनिया से बहुत अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, हम गवर्नमेंट इनको बैठ के क्यों नहीं प्रमोट करती है? अगर एक कंपनी कर सकती है तो दूसरी भी कर सकती है, तीसरी भी कर सकती है। तो और आप इन लोगों को प्रमोट करें, आप फिशरीज को प्रमोट करें, आप टूरिज्म को करें। अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल हमारी जो है वो सिक्योरिटी अब काफ़ी हद तक अच्छा, लेकिन एक मैं यहाँ पर एक रिकमेंडेशन और दूंगा क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की यहाँ पे। असल में वैल्यू एडिशन के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पिछली दफ़ा भी मैं और आप बात कर रहे थे, किसी न किसी ताल्लुक़ से आपका बराह रास्त या बिला वास्ता मामला फूड से भी होता है। आपको पता है फूड ग्रेड जो भी चीज़ हो या इवन के ह्यूमन यूटिलाइजेशन की कोई भी चीज़ हो, QC के बहुत इंपॉर्टेंट मामला उसे तय करने पड़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, उसके अलावा से हाइजीन और मुख्तलिफ चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट ये करना चाहते हैं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है और वो चीज़ें नहीं है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसे। आई थिंक इस पर गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बहुत बड़ी कि क्वालिटी कंट्रोल की बहुत ट्रेनिंग भी हो, क्वालिटी कंट्रोल की फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएँ और इसके अलावा स्टोरेज की और डिसइंफेक्शन की और बहुत सारी और पता नहीं क्या क्या होता है।
नासिर में मैं आपको बताऊं अली भाई कि आज से 5-7 साल पहले यूरोपियन यूनियन गाइडलाइन देकर आई कि अगर आपको यूरोप में अपनी फिशरी प्रोडक्ट्स को अप्रूव कराना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये खर्चे करने होंगे, कोल्ड स्टोरेज हो, फिशरी के प्रोडक्ट्स को रखा सही जाए, उनके सड़ने के चांसेस ना हो। जब वो यहाँ पे विजिट पे आए तो उसमें से एक काम नहीं हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान को यूरोप में फिशरीज के लिए बैन कर कितने अरसे बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है, उसके बाद जाके बहुत सारी कंपनियों ने प्राइवेटली इन्वेस्ट करके अपनी प्रोमिसेस ऐसी की कि वो उनको कन्विंस कर पाए। तो अभी भी 2 या 3 कंपनियां हैं जो पूरे यूरोप में अप्रूव्ड हैं, बाकी सब बैन है। चाइना इतना बड़ा कंज्यूमर है फिशरी आइटम्स का, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आप देखें 51 बिलियन डॉलर की श्रिम्प की एक्सपोर्ट है वर्ल्ड वाइड, उसमें से आप 70 मिलियन डॉलर कर रहे हैं, 0.02% के करीब कुछ बनता है ये। लेकिन अब तो करना शुरू किए, इससे पहले तो आपको पता है ये भी नहीं कर रहे थे, तो अब तो बड़े पैमाने के ऊपर आपको पता होगा। लोग मेन बात ये है कि आपको कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं करना, आपको किसी को ड्यूटी टैक्सेस नहीं देने, ये प्योर आपका जो है ना फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करेगा, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल आपका लोकल है। हमें फोकस करना चाहिए ऐसी प्रोडक्ट्स पे जिनका रॉ मटेरियल लोकल हो। उसके बाद जब आप एक प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट में जाएंगे तो उसके पीछे 25 इंडस्ट्रीज होंगी, पैकेजिंग वाला भी होगा, पैकेजिंग वाले के साथ 10 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई होंगी, हर लेवल के ऊपर आपको जो है ना वो सपोर्ट मिली होगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का इस तरफ फोकस ही नहीं है कि हम इसको कैसे बढ़ाएं। वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है, आज ये मसला आ गया, आज ये हमने जो है ना वो एक स्टेप ले लिया, ठीक है जी इसको कैटर कर लें, कल दूसरा मसला है दूसरा कर लिया। हम लॉन्ग टर्म अप्रोच पे पाकिस्तान की ग्रोथ पे कब फोकस करेंगे, हम ये छोटे छोटे मसलों से कब बाहर निकलेंगे। अब ये जो हमारे पास सैलाबी सूरत हाल आई, हमने इसका कोई प्रोविजन बना के रखा हुआ था, इसका कोई बैकअप प्लान था कि यार कभी एक प्रॉब्लम आ सकती है तो हम इसको कैसे कैटर करेंगे। आपकी कॉटन की पूरी पंजाब में जो यील्ड थी वो ख़राब हो गई, आपका चावल पंजाब में सारा बर्बाद हो गया, और गन्ना भी इस वक्त एचपीआई के पानी उतरेगा तो गन्ना लग जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें देखते हुए बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिव हो। हमारी अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों में जितनी गवर्नमेंट्स आई वो सब रिएक्टिव थी कि वो सिचुएशंस को हैंडल कर रही थी। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में जो है वो ये है कि देखिए पर्सनलाइजेशन जो होती है बिजनेस दिलाती है। आज भी आप लोग जब एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, ये बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, और मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इसमें बड़ी कमज़ोरी है। क्योंकि अब मैं आपसे बड़ा अजीब सा सवाल पूछूंगा, देखिए इतने सारे बिजनेस स्कूल्स खुले हुए हैं, उस सुबह शाम एमबीए पे एमबीए धड़ धड़ करवाए जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लोग। आप मुझे सही बताएं, मैंने तो आज तक एक्सपोर्ट मार्केटिंग ना पढ़ाई ना पढ़ी, तो मुझे क्या पता कि मैं क्या कर रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, आप एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना चाहते हो, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। आप खुद देखें इसी इंडस्ट्री एरिया के अंदर बैठे हुए कितने तालीमी इदारे यहाँ पर खुले हुए हैं, इनको यहाँ की वर्कफोर्स प्रोवाइड करनी चाहिए ना। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई प्लांट मैनेजमेंट का कोर्स हो रहा हो, मैंने कहीं मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट और एफिशिएंसी का कोर्स, आपने देखा मुझे बताएं, मैंने नहीं देखा। देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, जो आज जब हमने अपने बचपन में पढ़ा था, आज हमारे बच्चों को भी उन्हीं किताबों के आगे पीछे करके एडिशन करके कर रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं हमारे यहाँ दे रहे, कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे। आप मुझे पता है क्वालिटी कंट्रोल के हम प्रोफेशनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हम क्वालिटी कंट्रोल का प्रोफेशनल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। को चाहिए इसमें इंटरवीन करें, यूनिवर्सिटीज के साथ बैठें और अच्छे बंदे, हम अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में निकालेंगे तभी ग्रोथ होगी। प्लांट मैनेजर्स की इतनी सैलरीज हैं, प्लांट मैनेजर्स और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट की इतनी सैलरीज हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे कंपनीज के सीईओज के पास जाता हूं, आप भी सीईओ हैं, लोगों से मैं पूछता हूं, मैं कहता हूं, कहते हैं यार अली भाई हमें वर्कफोर्स नहीं मिल रही। तो मैं उन्हें कहता हूं सामने तो यूनिवर्सिटी है, क्या आपको प्रोड्यूस करके दे रही है? तो वो मुझे कहते हैं कि सॉरी, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाइड क्लर्क्स पैदा कर रहे हैं जो छोटा काम करना नहीं चाहते। अगर हम उनको प्लांट मैनेजर बनाएं, उनको मशीन्स के बारे में कुछ पता नहीं है, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एफिशिएंसी, दे आर टॉकिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट ब्रेक इवन। तो मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उनसे पूछा, आप लोग जैसे होते हैं, आप लोग बेसलाइन बनाते हैं, आप लोग अनफॉर्चुनेटली ये हमें मसला होता है कि ह्यूमन कैपिटल जो अच्छा निकल रहा होता है वो बाहर जा रहा होता है, और जो ह्यूमन कैपिटल हमारे पास बच जाता है, जो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटीज ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस कर रही हैं, they really need to work on their curriculum, they really need to work on their university, because वहाँ से प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकल रहा जिसको हम एक बोल सकें। एक बेसिक आपका बैचलर्स किया हुआ बच्चा जब हमारे पास इंडस्ट्री में आता है, उसको बेसिक एक्सेल की स्किल्स नहीं होती हैं उसके पास। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। मैं कितनी यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाता हूं करिकुलम,
यकीन करें किसी एक यूनिवर्सिटी ने भी हमें ये नहीं सिखाया कि अगर मैं किसी भी फैक्ट्री या कंपनी के अंदर काम करूं, मैं बैंक से उनके लिए लोन कैसे लूँगा। यकीन करें, मुझे कोई एक यूनिवर्सिटी कोई ऐसी बता दें कि जिन्होंने स्टूडेंट को ट्रेन किया हो कि भाई कल को तुम जाके फाइनेंस मैनेजर बनोगे, वहां तुम्हें बोलेंगे जाओ बैंक से लोन लेकर आओ, तुम्हें बैंक लो अकाउंट खोलने तक का हमने उनको नहीं बताया कि कॉर्पोरेट अकाउंट कैसे खुलता है। मैं आपको बता रहा हूं, ये अफीफ साहब बातें कर रहे हैं फाइनेंस की और इतना नहीं बता रहे कि जनाब अकाउंट कैसे खोलना है या लोन कैसे लेना है। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ कमियां हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। अपने एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से 100-150 साल क्या 1000 साल पीछे। हमें अपने आप को रिविजिट करना होगा। ये प्रोफेशनल विदाउट एचआर फैक्ट्री चल सकती है, आप मुझे बताएं। नहीं चल सकती, बिल्कुल नहीं। देखिए अब हमें जो है ना प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ आना होगा। हमें एक डेडिकेटेड रिसोर्स की तरफ वो फॉलो करना होगा कि यार मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस के अंदर, तो मुझे फाइनेंस की पूरी नॉलेज मिले, हर किस्म के सिनेरियोज मिले। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन आए। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन जब होती है तो वो आपका जहन खोलती है। हम वही किताबों से पढ़ के उसी का एग्जाम लेते रहे, ये बिल्कुल गलत है। सिनेरियो बेस्ड एग्जामिनेशन होनी चाहिए। रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने पेश किया है। नाजरीन, ये चीज़ें बड़ा सोच समझ के देखने वाली चीज़ें हैं। हम अगर तवीलुल मुद्दती को पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी जो सबसे बुनियाद हमने रखनी है वो ये कि अगर ये लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं दुनिया के अंदर, इनको ह्यूमन रिसोर्स हमने सही देनी है। इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है क्योंकि बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट खुद चलाती है, और इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। कराची जैसे शहर के अंदर तो जहाँ इतनी यूनिवर्सिटीज मशरूम हो गई, एचईसी का बड़ा रोल है। एचईसी का भी बड़ा रोल है कि वो रिफाइन करें। तो देखो इन्होंने कितना अहम नुक्ता उठा लिया कि वो रिफाइन करें कोर्स आउटलाइंस को, प्रोग्राम्स को, कि वो आजकल गेयर अप हो। पूरा पाकिस्तान सीएस और कंप्यूटर साइंस पे नहीं चल सकता। हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जावेद बिलवानी साहब, जो कि सदर हैं कराची चैम्बर के। वेलकम करता हूं आपको शो में बिलवानी साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलवानी साहब, मेरी आपसे पहली जो क्वेश्चन होगा, मैं यही चाहूँगा आप थोड़ी इस बारे में वजाहत कीजिएगा कि ऐसा इंदिया दिया जा रहा है कि कराची शहर का क्योंकि बहुत वसी रकबा है तो हर ज़िले के अंदर शायद अलहदा चेंबर बनाने की इजाज़त देने के मुतल्लिक हुकूमत सोच रही है। इसके बहुत सारे प्रोज भी हैं, बहुत सारे कॉन्स भी हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप अपना तजिया दें बतौर सदर के सीआई के। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कानून तो कई सालों से बना हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट चैम्बर होना चाहिए, मगर मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही शहर है जिसमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है। बाकी पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, जैसे लाहौर जो है उसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट है, समझे, इस तरह से एक ही डिवीजन है। फैसलाबाद कहीं भी है, एक शहर का एक चैम्बर है जी। असल में इस पे डीजीटीओ ने एक कंसल्टेटिव मीटिंग की थी तमाम चैम्बर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके। वैसे भी इनके लॉ में लिखा हुआ है जब भी कोई कानून बनाएंगे तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। इन्होंने जब ये वाला कानून बनाया तो उसमें इनसे कोई गलती हो गई। जब हमने उससे मीटिंग में काफी डिटेल बात की कि हमने बोला जो ये कानून बनाया गया है पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया गया है, तो पूरे पाकिस्तान में आप बता दें कहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने बोला कहीं भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। हमने बोला क्या एक शहर के लिए कानून बनाया है? बोले ये हमसे गलती हो गई, ये कोई कानून में इसको सही करना पड़ेगा। इस तरह स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात हुई। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर की आखिर में कंक्लूड जो बात हुई उसमें भी यही बात हुई कि ये गलती हो गई है, एक शहर के लिए कानून नहीं बनता, फेडरल लॉ पूरे मुल्क के लिए बनता है। तो कराची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है एक डिवीजन के अंदर में, और पाकिस्तान के हर शहर में एक सिटी का एक चैम्बर है। तो मैं समझता हूँ उस स्टैंडिंग कमेटी में भी ये बात हुई कि आप इसको समरी बनाएं और बना के असेंबली में मिनिस्टर दे और उसका बिल जमा कराएं, क्योंकि ये एक गलत कानून बन गया है जो सिर्फ कराची के लिए बना है, कराची में वो करेगा। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। ये अच्छा आपने स्टैंड पॉइंट दिया। इसमें जाहिर बात है द प्रोज आर आल्सो देयर बट द कॉन्स इंक्लूड के कराची की नुमाइंदगी अगर बढ़ जाएगी ज़िलों में तो शायद मुश्तरका तौर पर इतनी ज़्यादा मौसर आवाज़ भी ना जाए लोगों की। ये अखलाकी वजह भी लोग बता रहे हैं कि इसलिए बेहतर ये शहर के लिए एक ही चैम्बर रहे तो अच्छा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, जब जो रेगुलेटरी बॉडी है वो खुद कह रही है, और उस पर जब अब स्टैंडिंग कमेटी में हमने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा हो सकता है।
और ये एक शहर के कभी फेडरल लॉ नहीं बनता। फेडरल लॉ बनता है पूरे मुल्क के हर सूबे में, हर शहर के अंदर वो चीज काम करे, समझे? जी। तो ये असल में कोई एक मिस्टेक हो गई है, क्योंकि सिंध के अंदर से वो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सिर्फ डिवीजन है, यहाँ डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे दूसरे मामला में, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। और कराची जो है, अब मुझे पता है लाहौर की पॉपुलेशन भी 2 करोड़ के बताते हैं कि 2 करोड़ हो गई है, और कराची की मेरे ख्याल में जो पेपर के अंदर या जो इन्होंने वो वोटिंग राइट के हिसाब से जो आबादी दी है वो मेरे ख्याल में 3 करोड़ है शायद। कराची लाहौर के अंदर एक ही चैम्बर और कराची में अलग तो आबादी नहीं है जी, समझे? पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह फैसलाबाद है, इस तरह और शहर हैं बड़े, और दूसरे हैं, कैपिटल सिटी हैं, कई भी है शहर में, और ये गवर्नमेंट की समझ में आ गई है। क्योंकि ये मामला जब उठा हर जगह पे लेवल पे, और जब इससे पूरी तो सबकी समझ में आया कि हाँ जो है बहुत सही करने से अभी हार्डवेयर आपको एक और करना है, एक और करना है, कितने करना है, एक और यूनिवर्सिटीज़ के लिए आज काफ़ी कह दिया एक प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम इसमें हाँ, एक चीज हाँ, मैं हाँ, ऐड करना क्यों नहीं इजाफा करें हम। एचईसी को चाहिए कि वो आके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे हैं और वो हमसे पूछें कि जो बच्चा आ रहा है उसको प्रॉब्लम फेस क्या करनी पड़ रही है इंडस्ट्री में, वो आप किस किस्म की ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट एक करिकुलम बनाया जाए, उसके अगेंस्ट आपका एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाए, और फिर लोगों को उसके हिसाब से एजुकेट किया जाए ताकि वो इंडस्ट्री में आए तो वो इंडस्ट्री में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो, उनको ट्रेनिंग पीरियड कम होगा, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और दुनिया में जो आज हम ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इसका 10 टाइम्स कर सकेंगे। ये बात देखिए, इन्होंने बड़ा अहम नुक्ता बताया कि इसमें आपस में डिस्कशन करना और एक ओपन फोरम के अंदर ये बात करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडस्ट्री फ़ौरन आपको बता सके कि उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनली यही है, और मैं आपको हैरान कर दूंगा नाजरीन के दूसरे ममालिक के अंदर लोग अपनी गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम के पास भी जाते हैं और उनको कहते हैं भाई अभी ये बंदे हमारे पास कम हो गए। और मैं आपको हैरानगी की बात बताऊं, अगर वो बंदे उनके अपने मुल्क में नहीं होते ना, वो कहते हैं इमिग्रेशन खोलो आने दो, लेकिन कभी कभार एक बंदा आ जाता है वो कहता है कि नहीं आने दूंगा। खैर नहीं, आगे खुद समझ जाओ क्या हो रहा है। इंडिया वालों, तुम लोगों के साथ अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे वापस आए, एक बात इनके साथ की पिछली दफ़ा, वो अब उसको आगे भी लेकर चलते हैं। लेकिन अब बात यह कि जब हमने इसको एजुकेशन के इशू को हमने एड्रेस कर लिया, उसके बाद आए इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जैसे एक बताया कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना लिया जाए थोड़ा अपग्रेडेड, लेकिन बहुत सारे लोग आप लोगों जैसे जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, अब वो क्या करें? उनकी सड़कें कौन बनाएगा? उन तक बिजली गैस की फराहमी कौन? आप पिछली दफ़ा बता रहे थे बहुत सारे लोगों को बिजली की भी तकलीफ रही, सेल्फ जनरेशन भी की, फिर भी दुश्वारी रही। हमारे यहाँ तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि अभी जो बारिश हुई 5 दिन फैक्ट्री में लाइट नहीं थी। 5 दिन इंडस्ट्रियल एरिया की अगर आप लाइट बंद करेंगे एक दिन की बारिश पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो है वो ग्रोथ होगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आएंगे, पाकिस्तान में लोग नई इंडस्ट्री लगाएंगे। एक दिन की बारिश से अगर आप 5 दिन के लिए इंडस्ट्री की लाइट बंद कर देंगे, मैंने अपने बैकअप जनरेटर, तो फिर क्या किया आप लोगों? जनरेटर से चलाया? देखिए हमने अपने बैकअप जनरेटर रखे हुए, लेकिन 100% मशीनरी बैकअप जनरेटर पे चल नहीं सकती। जो उस 5 दिन में मैंने डीजल पे एक्सपेंडिचर किया वो मेरा टोटल लॉस हो गया। वो डीजल हमने फॉरेन करेंसी से परचेज किया हुआ था, हमें उसका लॉस हुआ। तो मल्टीपल लॉसेज हैं इसके अंदर। हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा। और देखिए हम जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, फॉरवर्ड थिंकिंग के लिए बात करते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं, देखें आप एक बात माने, थोड़ा मुज़ायका खेज़ होगा प्रोग्राम में, अगर छेड़छाड़ ना करूँ मज़ा नहीं। देखिए जो खुशी इंसान को होती है ना जब बिजली वापस आती है, हुकूमत इसलिए ऑफ करती है ताकि आप खुश रहें, क्योंकि जब बिजली वापस ऑन होती है ना, एक आप देखें एक अजीब सी खुशी इंसान लहर बंदे के जिस्म में से गुजर जाती है। देखिए ये बात है। अनफॉर्चुनेटली वो जो पहले 5 दिन थे ना, वो हमारे लिए किस तरह गुजर रहे थे वो हम जानते हैं। वो 5वें दिन के बाद तो 2 मिनट की खुशी होती है, पर वो 5 दिन में हमें इतना नुकसान होता है, हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वो डिले होने लगते हैं। देखिए कोई भी इंडस्ट्री है ना, वो 100% इंडस्ट्री बैकअप जनरेटर्स के ऊपर नहीं चल सकती, और इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हर कोई नहीं कर सकता। यानी डिसरप्शन की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। एग्जैक्टली देखिए आज हमारी एक स्टैब्लिश इंडस्ट्री है तो हमने बैकअप जनरेटर्स लगाए हुए हैं।
आपको मैं गारंटी देता हूं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो स्मॉल स्केल मीडियम इंडस्ट्री है, उनके पास बैकअप जनरेटर्स नहीं होते। और आपको मज़े की बात बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रेफ्रिजरेशन मांगती हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं बहुत सारे बिल्कुल इसी ऐसे ही इलाके में। डेफिनेटली वो हर आपको नहीं बिजनेस को बता देखें रहे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बीच में बंद रहा तो वो आपको तो नहीं बताएंगे, वरना तो उनको पेमेंट्स नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको पता है अगर वो स्पेसिफिक जो उनका स्टैंडर्ड होता है उससे ऊपर या नीचे हो जाए तो माल उनका ख़राब हो जाता है, बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। मैं राइट? बिल्कुल ऐसी है। तो वो बिजली की तो आपको Controlled देखें ना। हर किसी को है, आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। मेरी लेबर, मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है, आज हमारी रोड, कराची की रोडें बर्बाद हुई हुई है। मेरी लेबर अपने घर जाते में जो रास्ता वो 10-15 मिनट में पूरा कर सकती है, वो 1 घंटा लगाती है। और वो उस 1 घंटे के अंदर सिर्फ फिजिकली नहीं थकते, वो मेंटली पूरा दिन ऑफिस में काम करने से ज्यादा मेंटली उस 1 घंटे में थक जाते हैं। फिर सुबह आते हुए वो फिर फंसता है, वो खड्डों में जलील होता है, सब कुछ होता है। फिर जब वो आके बैठता है ना काम करने, तो उसके पास वो अटेंशन, वो डेडिकेशन होती नहीं है कि यार फिर मैंने अभी जो है ना वो 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैफिक। अच्छा, एक और मेरा इशू है जो कि मैंने आपसे डिस्कस करूंगा, ये है कि देखें क्वालिटी ट्रांसपोर्टेशन की एब्सेंस में काम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कनेक्टिविटी पता है किसको दे रहे हैं आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं फ्रॉम होम टू ऑफिस, पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि कराची में एम्प्लॉयमेंट देती है इंडस्ट्री। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो आपने नेटवर्क बनाना है ना, वो बनाना है होम टू फैक्ट्री। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरनेशनली हाई स्ट्रीट के लिए ट्रांसपोर्टेशन से पहले इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन लगाई जाती है। हमारा मुल्क अनोखा है, हम कहते हैं हम कमर्शियल एरिया और मार्केट्स और सदर तक हम बनाएंगे, लेकिन हम इंडस्ट्री को इग्नोर कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? आप मुझे बताएं। देखें बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हर एरिया में हमारे पास जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। आज अगर आप देखें तो पूरी फैमिलियां जो वो बाइक पे बैठ के जा रही होती हैं, दुनिया में कहीं अलाउ नहीं होता। ये खतरनाक है, वो बच्चों के लिए खतरनाक है, बट अनफॉर्चुनेटली जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो लोग यही करेंगे। या एक्सपेंसिव होगी, एक्सपेंसिव भी होगी डेफिनेटली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं, अगर मैं टैक्सी करके जा रहा हूँ तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो नहीं है ना। आपका बसेस का और ट्रेन का नेटवर्क इतना अच्छा होना चाहिए। पाकिस्तान, कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं, फिर भी हमारे पास मेरे ख्याल से 1950s में ट्रैम थी, आज नहीं है। तो और हम तो इंडस्ट्रियल एरियाज को ना इंडस्ट्रियल एरिया रहने दो, इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया नहीं बनाओ। ये मेरी लोगों को रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया बना दोगे ना, ये फैक्ट्री की ज़मीन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब क्या हो रहा है, मैं ये एक इंडस्ट्रियल एरिया की आपको एग्जांपल दूं। ये इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है जहां हम अभी बैठे, नाम नहीं लेता लेकिन कई दफ़ा पहले ले चुका हूँ। यहाँ पर जब आप रेजिडेंशियल बनाना शुरू कर दोगे तो फिर भाई कटिंग के हिसाब से 50 गज़ का 40 गज़ का प्लॉट भी इतना महंगा हो जाएगा कि इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे आप सोचो। इनको तो एकर्स चाहिए होते हैं लैंड के अपनी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए, और उसमें ये फिर बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में अगर अब इनको लैंड एंड बिल्डिंग में उलझा दोगे तो ये फिर क्या मैन्युफैक्चर, मेरा जहां तक ख्याल है। मैं आपको कितनी फैक्ट्रियां दिखाऊं बैलेंस शीट के ऊपर जिनकी लैंड एंड बिल्डिंग इस वक्त इस कुरंगी के अंदर जो है ना उनके टोटल एसेट के अंदर सबसे बड़ा कॉम्पोजिशन है। दिखा दूंगा आपको 100% ऐसे ही। तो और कैसे ऐसे इंडस्ट्री तो नहीं चलती ना, बिल्कुल नहीं चलती। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दुनिया में गवर्नमेंट अलॉट करती है कंपनीज को, और उनकी ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती। उसके अंदर ये होता है कि नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है, आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप इंडस्ट्री चलाएंगे। हाँ, खुदा ना खासा इंडस्ट्री नहीं चली, कुछ हुई, आप उसको सेल ऑफ करेंगे तो वो शेयर्स बेचते हैं, फिर बिजनेस को आप गवर्नमेंट को ही करेंगे। गवर्नमेंट नया उसके लिए अलॉट करती है कि यार अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बनी हुई है तो हम टेक्सटाइल को फेवर करें, ये पैकेजिंग के लिए है तो हम उसको करें, ये कोल्ड स्टोरेज के लिए तो हम उस कंपनी को करें। नहीं, लेकिन आरओआई आप मुझे ये बताएं कि ये बैंक वाले तो आरओआई देख के करेंगे ना। जब लैंड बिल्डिंग इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी, अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं मैं लेना चाहता, जो यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, इतने बड़े बड़े टर्नओवर्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना को लैंड एंड बिल्डिंग की वर्थ आज क्या आ रही है रीवैल्यूएशन पे, आप हैरान रह जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल आरओआई निकलेगी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और गवर्नमेंट को इसीलिए मैंने बोला था कि आपको नए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने पड़ेंगे और इंडस्ट्रीज को उस तरफ बाहर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। शहर हमारा बढ़ता जा रहा है, इसको आप कन्वर्ट करें, चाहे जिस तरीके से भी अब गवर्नमेंट ने उसको डिसीजन लेना हो, और इंडस्ट्रीज को आप आउटस्कर्ट्स में ले जाके उसको और एक्सपेंड करें, ज़्यादा जगह दें, और आप फोकस रखें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। अब एक रेजिडेंशियल एरिया को आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक और रेजिडेंशियल एरिया के साथ मिला रहे हो, समझ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन इशू ये है कि वो डाइग्रेस कर रहा है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को। इमेजिन दिस, मतलब। और दूसरी तरफ अगर आप लियारी एक्सप्रेस पे भी चले जाएं
तो ऑफ कोर्स साइट इज वेरी क्लोज, एवरीथिंग इज वेरी क्लोज, पर आप उसको डाइग्रेस नहीं करो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि माल उसकी फैक्ट्री से निकल के पोर्ट पहुंचेगा? यार लोगों ने भी तो आना है उसकी फैक्ट्री में। ये मुझे अभी तक ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखें, हमारा नाजिम अच्छा है कराची शहर का, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ कि देयर इज़ नो डाउट बंदा एफर्ट कर रहा है, और यार एफर्ट को रिकग्नाइज करो। बाकी कोताही गलती हर किसी से हो जाती है, देखो मेहनत कर रहा है, उसकी हर चीज़ को पिन पॉइंट करके ये उसने गलत किया वो किया, वो एज अ मेयर जो कुछ कर सकता है, एज ए पर्सन हु हैज़ बीन ए प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस सिटी, तो उसको ऐसे नहीं करो उसके साथ। अफीफ़ राशिद साहब के साथ बात हो रही थी, बड़ी अहम गुफ्तगू हमारी हुई, अब हमने कंक्लूड करना है। ज़ाहिर बात है कुछ पॉइंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स आप भी देना चाहें तो दें, और ख़ास तौर पे टैक्सेशन का मौजू हमारा रह गया था, इस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। देखिए, टैक्सेशन का अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट खुद टैक्स कलेक्ट करना नहीं चाहती। उसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं, आपको पता है कि जो भी कैश में ट्रांजैक्शन होंगी वो अनट्रेसेबल होती हैं। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी में 9.5 ट्रिलियन रुपीस का कैश मौजूद है। आप कैसे ट्रेस करेंगे कि ये पैसा कहाँ गया? आप कम से कम इस पैसे को हल्के हल्के कम तो करें। जी, हमारे पड़ोसियों ने डीमोनेटाइजेशन की थी, उनको कितना बड़ा टैक्स के, आप नंबर्स को देखें, ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप इसके ऊपर फोकस ही नहीं करते कि यार मैं अपने टैक्स नेट को कैसे बढ़ाऊं, लोगों को अपनी इनकम कैसे बोलूं कि भाई वो बैंक में रखें, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे करें। लेकिन हम जब इतना ज़्यादा कैश मार्केट में फेंक देंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग जो है वो टैक्स नहीं चोरी करेंगे? उसको तो कैश मिल रहा है, वो कैश दे रहा है, कैश की कमी नहीं है, वो बोलता है यार कैश पे ट्रांजेक्शन करो, मैं 18% सेल्स टैक्स बच रहा है, 29% कॉर्पोरेशन टैक्स बच रहा है, मैं क्यों दूं? और दूसरी बात ये है कि आपको पता होगा कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर भी कल तो आपको पता होगा बड़ा, देखिए वो तो तब है जब मैं बैंक से निकालने जा रहा बैंक से हूं। निकालने जा रहे हैं जी, जो ऑलरेडी कैश मार्केट में फ्लोट हो रहा है उसका तो नहीं है ना कुछ, उसका कोई तो कम से कम हमें चाहिए ट्रिलियंस ऑफ रुपीस वर्थ। बिल्कुल हाँ। गवर्नमेंट को चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल सीधा है। आपने बोला कि भाई 5,000 का नोट जो है वो 10 तारीख से नहीं चलेगा, और उसका 1 महीना और है, आप इस पैसे को अकाउंट में जमा करा दें। आप 2% 3% जितना अमाउंट आप जमा कराएंगे उसके ऊपर आप जो है वो टैक्स दे दें, उसके बाद ये आपकी वाइट इनकम हो गई, और उसके बाद हर साल जो है वो आप अपना नॉर्मल टैक्सेशन जमा कराते रहे। ये एक बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए किया, लेकिन जब आप टैक्स लेना ही नहीं चाहते हैं तभी आप ये करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहे तो हर किसी से टैक्स ले सकती है, लेकिन आप सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन वो आप नोट सैलरी क्लास के ऊपर ले रहे हैं। बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के पास नहीं है ना, वो जिन लोगों के पास हैं वो निकालेंगे दोबारा से बैंक में डालेंगे तो बताना पड़ जाएगा कहाँ से आए हैं, आज नहीं तो कल बताना पड़ जाएगा कहाँ से बोलते आए। हैं कि आपको सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं दिखानी, इसके ऊपर 2% 5% टैक्स दो और ये आपकी वाइट हो गई। आप देखें आपके पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाएगा, आप उसके ऊपर जो आपके इस साल के टारगेट्स हैं आप अच्छे खासे मीट कर सकेंगे। ये लेकिन जी, उसके बाद आप कैश की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप रोकें। आज इंटरनेशनल आप दुनिया में किसी मुल्क में चले जाएं, यूरोपियन मुल्क में, यूएस में कहीं चले जाएं, आपके अकाउंट में $1 मिलियन पड़े होंगे ना, आप उसको बोलेंगे $10,000 कैश दे दो, वो बोलेगा भाई क्यों चाहिए, नहीं देगा। आपके अपने पैसे नहीं देगा, नहीं कैश पे रजिस्ट करेगा, क्यों चाहिए, क्यों किस लिए चाहिए चाहिए? कैश, रीजनिंग दो। ये फिर आप बात बोलेंगे भाई मैंने कुछ भी काम करना है तो उसकी रीजनिंग मांगेगा, और फिर भी अप्रूवल प्रोसेस है, उसके बाद जाके आपको कैश मिलेगा, जबकि वो आपका अपना पैसा है। बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें, आप QR कोड के थ्रू पेमेंट्स को प्रमोट करें। आपने रास्त बहुत अच्छा निकाला, आप उसको और प्रमोट करें। इस वक्त ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ, चाहे कॉर्पोरेट हो पर्सनल हो, सब उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी आवाम है, ये तो सिर्फ 30-35 लाख लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी 25 करोड़ तो बैठे हुए हैं ना। आपको उनसे टैक्स लेना है तो कैश का इन्फ्लक्स कम करना पड़ेगा। ये बहुत ही, जिसे मैं कहता हूँ, कीमती एडवाइस इन्होंने दी है। अब इस पर अमल दरामद कब होता है ये हम देखेंगे। आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अब शो में हमारे साथ शामिल हुए नाजरीन, वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।